तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? कल हमने पढ़ा था जो आरबीआई की बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है ना, बाई मंथली एमपीसी मीटिंग। ऐसी कौन सी मीटिंग थी? ये सेकंड मीटिंग थी। ये हमने कल इसको एमपीसी के बारे में डिटेल में देख लिया था। एमपीसी बेसिकली आरबीआई के अंडर में कमेटी होती है जिसमें 6 मेंबर होते हैं। 3 आरबीआई से होते हैं और तीन तीन एक्सटर्नल होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है। जब मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं काय के बारे में, रेपो रेट कितनी रखनी है, सीआरआर कितनी रखनी है, एसएलआर कितना रखना है, इन सब के बारे में डिसीजन लेता है। तो दोस्तों, जो ये इसके एमपीसी की मीटिंग होती है, इसमें ये सब डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में आरबीआई का जो गवर्नर है वो अपनी इच्छा से कुछ डिसीजन लेता है। कुछ डेवलपमेंटल या कुछ पॉलिसी से रिलेटेड चेंज भी कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ में कल कुछ अनाउंसमेंट और किए गए थे जो केवल आरबीआई गवर्नर करता है। इसको एमपीसी का कोई लेन देन नहीं, लेकिन चूंकि दोनों डिसीजन एक साथ देते हैं इसलिए दोनों एक साथ दिखते हैं। लेकिन इनमें अंतर बेसिक ये होता है कि जो डेवलपमेंटल एंड पॉलिसी स्टेटमेंट जो होता है वो बेसिकली केवल आरबीआई का गवर्नर डिसीजन लेता है उस पर। बाकी इसका है ना, एमपीसी का मेंबर का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। तो हम देखेंगे जो हमने कल मुद्दा देख लिया था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। रेपो रेट बहुत बड़ी घटना थी, रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया, नो चेंज। इससे पहले लगभग 2.5% रेपो रेट बढ़ाई जा चुकी थी पिछले मई 2022 के बाद में। क्यों करते हैं रेपो रेट, क्यों बढ़ाते हैं बताओ? तो सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए। जब जब महंगाई बढ़ेगी तब तब आरबीआई क्या करेगा, तब आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करेगा। और जैसे ही महंगाई कम हो जाएगी तब आरबीआई रेपो रेट को शुरुआत में स्टेबल कर देगा, क्या करेगा, नो चेंज कर देगा। और फिर महंगाई और ज़्यादा कम होगी तो आरबीआई रेपो रेट को घटा देगा। ये 3 स्थितियाँ होती है, या तो रेपो रेट बढ़ाएगा या नो चेंज रखेगा। एवरेज सी इन्फ्लेशन है तो नो चेंज रखेगा, इन्फ्लेशन थोड़ी कम होने लगी तो रेपो रेट को डाउन कर देगा। बैंक रेट वगैरह में कोई चेंज नहीं किया गया था, एचडीएफसी की वही थी। रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंज नहीं, सीआरआर में कोई चेंज नहीं, एसएलआर में कोई चेंज नहीं, ओवरऑल कोई चेंज नहीं था। कल की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई, सब कुछ लगभग नो चेंज, अनचेंज था। ग्रोथ रेट ये भी पिछले वाली में 6.5% थी, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं था। केवल सीपीआई इन्फ्लेशन में थोड़ा बहुत चेंज था। पहले है ना, पिछली वाली जो अप्रैल 2023 में जो मीटिंग हुई थी उसमें 5.2% का अनुमान था। 5.2%, उसको कम करके थोड़ा 5.1 कर दिया गया। बाकी इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो ओवरऑल कल की मॉनेटरी पॉलिसी में हम देखें तो जो अप्रैल वाली मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी उसमें इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, लगभग सभी चीज़ें सेम रखी गई है। तो इसके बाद दूसरा मुद्दा होता है जो ये एमपीसी की जो अनाउंसमेंट होता है ना, डिसीजन, उसके साथ ही आरबीआई के गवर्नर खुद डिसाइड, मतलब खुद अनाउंस करते हैं, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। इसमें क्या कर सकता है जो आरबीआई, जैसे आप सबको पता है मनी मार्केट का रेगुलेटर होता है, तो वहाँ कुछ फाइनेंशियल मार्केट में कुछ चेंज कर सकता है, कुछ नए नियम अनाउंस कर सकता है। आप सबको पता है कि आरबीआई क्या करता है, पेमेंट जो सिस्टम चलते हैं भारत में, पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है ना 2007, उसके तहत आरबीआई को पेमेंट सिस्टम चलाने की पावर दी गई है। तो उसको कंट्रोल करने के कुछ रूल बना सकता है, यूपीआई की लिमिट घटा बढ़ा सकता है, कई सारे काम कर सकता है, कई सारे नए रेगुलेशन, बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ नए रेगुलेशन अमेंडमेंट कर सकता है, कुछ पेमेंट सिस्टम में अनाउंसमेंट कर सकता है। जैसे पहले किया था कि भाई यूपीआई की लिमिट बढ़ा दी जाएगी या आरटीजीएस को 24/7 कर दिया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट करता है। इसमें एमपीसी की कोई भूमिका नहीं होती, होता दोनों एक साथ ही है। पहले आरबीआई गवर्नर आते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले जो एमपीसी में डिसीजन लेते हैं उसको बताते हैं सबको मीडिया के सामने, फिर ये अपनी तरफ से स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट रेगुलेटरी पॉलिसी लेके आते हैं और इसमें इसको बताते हैं। तो इसमें एमपीसी की भूमिका नहीं, मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, इसमें केवल आरबीआई की भूमिका होती है। एमपीसी का इसमें कोई लेन देन नहीं है, ये आरबीआई का खुद का डोमेन है, एमपीसी का काम ही नहीं है ये बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहला अनाउंसमेंट क्या किया गया, पीएसएल टारगेट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये थोड़ा डिटेल में देखेंगे दोस्तों। आप सबको पता है सबसे पहले तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो 2 तरह के बैंक होते हैं, कौन कौन से? एक तो कमर्शियल बैंक जो लाभ के लिए काम करते हैं, कमर्शियल जहाँ वर्ड लग जाता है इट मीन्स कि प्रॉपर्टी के लिए काम कर रहा है, और कोऑपरेटिव जहाँ लग जाता है, कमर्शियल मतलब प्रॉपर्टी के लिए काम करे, और कोऑपरेटिव जहाँ वर्ड लग जाता है उसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी के लिए काम नहीं करता, वो जो अपने मेंबर है ना उनके इंटरेस्ट के लिए काम करता है। ये ओवरऑल प्रॉपर्टी के लिए काम नहीं करता। कोऑपरेटिव जितनी भी संस्थाएं होती है, जैसे अमूल वगैरह है, कई सारी दूध की संस्थाएं हैं, कई और भी जगह कॉन्फेड वगैरह है राजस्थान में, ये सब प्रॉपर्टी के लिए काम नहीं करती, ये पब्लिक के लिए, जैसे गवर्नमेंट करती है ना, गवर्नमेंट भी प्रॉपर्टी के लिए काम नहीं करती, गवर्नमेंट पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में काम करते हैं, ऐसे कोऑपरेटिव संस्थाएं होती है, ये कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ये प्रॉपर्टी के लिए काम नहीं करता, ये
जो अपने मेंबर वगैरह के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों एक कंसेप्ट होता है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का, आप लोगों ने ये देखा होगा, पढ़ा होगा, इसलिए मैं हर चीज़ यहाँ डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, आपको पेशल पता होना चाहिए, फिर भी मोटा मोटी एक शब्द में समझे तो भाई बैंक के पास पैसा जमा होता है, इसको एनडीटीएल कहते हैं। अब इस जमा पैसे को हर बैंक क्या चाहेगा, बड़े आदमी को पैसा दो, टाटा बिरला अंबानी अडानी को पैसा दो, तो गरीब आदमी, गरीब किसान मजदूर, इनको तो पैसा मिल ही नहीं पाएगा। तो आरबीआई ने एक रूल बना रखा है कि भाई आप जितना भी लोन दो ना, उसका कुछ परसेंटेज गरीब तबके के लिए, या जो हम बताएं तबका, गरीब तबका, या जो हम बताएं उस सेक्टर के लिए लोन देना पड़ेगा। इसमें कौन कौन आ सकता है, इसमें मजदूर आएंगे, इसमें किसान आएंगे, इसमें शिक्षा में लोन आ सकता है, इसमें और स्वास्थ्य वगैरह के लिए लोन आ सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लोन आ सकता है, कई सारे सेक्टर इसमें आरबीआई डिफाइन करती थी टाइम टू टाइम। तो ये बेसिकली सिंपल सा ये बात होगी पीएसएल की। तो इसको जो कहते हैं पीएसएल है, भारत में लगभग अधिकांश बैंकों में ये 40% होता है कि भाई 100 में से 40% लोग आप इन काम के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लोन दोगे, ये और सोशल जस्टिस सामाजिक सेक्टर होते हैं उनके लिए लोन दोगे। तो इसी प्रकार से यूसीबी के लिए भी टारगेट था, 2020 में यूसीबी के लिए घोषणा करी थी। भाई अभी तो क्या है, यूसीबी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए 2020 में आरबीआई ने अनाउंस किया था कि अभी क्या है, अभी आपके लिए 40% है, लेकिन चूंकि कोऑपरेटिव बैंक का ज़्यादातर काम सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में होता है, किसानों के लिए होता है, तो इसलिए आप इसको बढ़ा के कितना करोगे, 31 मार्च 2024 तक इसको बढ़ा के सिस्टमेटिकली हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा के 75% करना है। लेकिन अब आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि कई सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति सही नहीं है, या ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो 2024 तक हासिल करोगे। तो कल का अनाउंसमेंट क्या है, ये डेट को बढ़ा के कितना कर दिया, 31 मार्च 2026, मतलब अब जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनको 31 मार्च 2026 तक प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग को बढ़ा के कितना करना है, 75% करना। तो आज की डेट में कितना है, आज की डेट में 40% है, अब इसको बढ़ा के कितना करना है, 75% करना है। ये टाइम लाइन बढ़ा दिया 2 साल। तो इसका ये आप मतलब समझ गए होंगे। पीएसएल टारगेट फॉर यूएसबी मार्च 2024 तक कितना अचीव करना था, 75 करना था इसको। लेकिन आरबीआई को कहने का लगा हुआ कि बैंक जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ये इसको प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तो क्या करो, इसको टाइमलाइन को इंक्रीज कर दो। बैंकों ने भी ये मांग करी होगी इससे, 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब कितनी तारीख तक, किस ईयर तक पीएस जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनको पीएसएल 75% अचीव करना है। तो 31 मार्च 2026। बोरोइंग इन कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट, इसमें ऐसा कुछ खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं 2 तरह के मार्केट होते हैं मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। ये तो आपको पता होगा ना, फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए, लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर से कम के लिए, इसमें 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसों का लेन देन होता है। ये मनी मार्केट में सामान्यतः 2 बैंक आपस में लेन देन करते हैं। जैसे बोलो बैंक वन है, इसको टेम्परेरी कुछ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए पैसा चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं, इसमें आपस में लेन देन करते हैं ये बैंक। इसमें शुरुआत में इसमें भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कॉल मनी मार्केट 1 दिन के लिए होता है, मनी मार्केट 2 से 14 दिन के लिए होता है। तो पहले क्या करता था आरबीआई, यहाँ पर बैंक के लिए लिमिट फिक्स कर दिया करता था, बैंक के लिए क्या करता था, लिमिट फिक्स कर दिया करता था कि भाई इससे इतना अमाउंट आप एक दूसरे को उधार दे सकते हो। लेकिन अब आरबीआई ने क्या कहा कि हम ये लिमिट हटा देंगे, अब बैंक डिसाइड करेगा अपनी लिमिट, बैंक खुद अपनी लिमिट डिसाइड करेगा कि वो इसमें मनी मार्केट में कितना पैसे का लेन देन करना चाहता है। तो ऐसे कोई खास बात नहीं है, मामूली सी घटनाक्रम है, और ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, तो इसको हमारे एग्जाम के लिए कोई लेन देन नहीं है दोस्तों। तो ये सेकंड बिंदु, चूंकि इसमें कल घोषणा की थी तो मैंने आपको बताना उचित समझा, लेकिन इसको हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के हिसाब से पीएसएल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड बिंदु, डिफॉल्ट लोन गारंटी अरेंजमेंट इन डिजिटल लेंडिंग। देखो दोस्तों क्या है ना, डिजिटल लेंडिंग का आजकल बहुत चल रहा है। डिजिटल लेंडिंग आप समझते हो, कई जगह ऐड देखे होंगे, ऐप के माध्यम से लोन, 30 मिनट में लोन, 5 मिनट में लोन, 1 मिनट में लोन, तुरंत लोन ले, 50,000 का लोन ले, ऐप के माध्यम से चल रहा है ना आजकल चल, ऐप के माध्यम से लोन लेने का, ऐप के माध्यम से। तो इस प्रकार के जो ऐप के माध्यम से लोन लेते हैं ना, जहाँ पर फिजिकल में कहीं जाना नहीं पड़ता, आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से क्या करो, आप फॉर्म अप्लाई करो उसके लोन के लिए, और आपको खाते में तुरंत पैसा क्रेडिट हो जाता है। इस प्रकार के लेंडिंग को डिजिटल लेंडिंग कहते हैं। तो इसमें यह मॉडल अपनाया जाता है। लेकिन ऐप कहाँ से पैसा देगी, ऐप को तो ऐसा भी लेंडिंग वगैरह अलाउड नहीं होता। तो इसका जो मॉडल है भारत में कि ऐप को टाइप करना पड़ता है, या तो किसी बैंक से करो या किसी एनबीएफसी से करो। ये बैंक एनबीएफसी से टाइप करते हैं, फिर आगे कंज्यूमर को लोन देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है।
ये मॉडल होता है बेसिकली जो लेंडिंग ऐप होती है, जो डिजिटल ऐप्स होती है, ये खुद लोन नहीं दे सकती क्योंकि इनको अलाउड नहीं है लोन देना। ये कहीं ना कहीं कोई बैंक, कोई एनबीएफसी से टाइप करके आगे लोन पहुंचाती है। ये बैंक से पैसा लेके बैंक के थ्रू ऐप के माध्यम से ये कंज्यूमर के पास लोन जाता है। कुल मिला के ये होता है। लेकिन सपोज कोई कंज्यूमर का पैसा डूब गया, ये लोन लिया, इसने वापस नहीं दिया, डूब गया, तो किसका नुकसान होगा बताओ? तो बैंक का नुकसान होगा। तो बैंक फिर ऐसा रास्ते क्यों जाएगा कि ऐप के माध्यम से लोन ले, खुद अपना लोन लेगा? भाई ऐप के माध्यम से क्यों लोन देगा? बैंक की तो इतनी ब्रांचेज है, अपने ब्रांच के माध्यम से पूरे डॉक्यूमेंट चेक करके सब कुछ करके वेरीफाई करके लोन देगा। तो ऐप के माध्यम से क्यों लोन देगा? तो कई बार ऐप गारंटी ले लेती थी, ये जो गारंटी ले लिया करती थी कि भाई हम 100% गारंटी देते हैं। अगर पैसा 1 लाख रुपए उधार दिया कंज्यूमर को बैंक के माध्यम थ्रू डिजिटल लेंडिंग के माध्यम से, तो हम 100% आपको वापस दे देंगे। लेकिन ये ऐप ऐसा दावा तो कर लिया करती थी, लेकिन इनके दुकान में सामान नहीं होता। ऐप कोई बहुत बड़ी कंपनियां नहीं है, मामूली सी फर्जी टाइप की ऐप होती है। तो ये दावा तो कर लेते कि हम आपको 100% लौटा देंगे, लेकिन नहीं लौटा पाते। जब एंड में लौटाने का स्थिति आती है तो ये अपनी दुकान बंद कर लेती है कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कहाँ से आपको लेंडिंग दे। तो ऐसे ही चल रहा था कि कुछ नियम कायदे बनाओ आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई ने 2022 में, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, कुछ रूल बनाए थे डिजिटल लेंडिंग के लिए, अलग से रूल बनाए थे। तो इसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी। तो आरबीआई ने यही किया कि भाई आज के बाद ये कंज्यूमर अगर लोन लेगा इससे, तो ये ऐप की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ डिफॉल्ट हो जाएगा, पैसा नहीं डूबेगा, तो बैंक को देने की, लेकिन अधिकतम 5% तक की, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये 100% की यहाँ बढ़ लेते हो, फिर बाद में दे नहीं चुप पाते, तो ये मतलब नहीं है। ऐप अधिकतम 5% तक की गारंटी लेगा कंज्यूमर की, कि अगर इसका पैसा डूब गया तो 5% तक बैंक को ये पैसा देगा, बाकी नहीं देगा। तो ये कल इसमें डिसीजन लिया था, डिफॉल्ट लोन गारंटी अरेंजमेंट इन डिजिटल लेंडिंग, जिसको बेसिकली एक बहुत फेमस शब्द है, ये आजकल बहुत चल रहा है, FLDG, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। FLDG ये शब्द याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। भाई अगर सीधा सा बात है, अगर लोन डिफॉल्ट हो जाएगा तो इसकी गारंटी कौन लेगा, किसका पैसा डूबेगा? तो ये FLDG सिद्धांत के तहत ये कहता है कि भाई जो लेंडिंग ऐप है, क्योंकि भाई कंज्यूमर, देखो ये बैंक एनबीएफसी से टाइप किया फिनटेक कंपनी ने, फिर नीचे कंज्यूमर आ गया, तो कंज्यूमर से फर्स्ट टाइम पे कौन कांटेक्ट कर रहा है? तो कंज्यूमर, जाहिर सी बात है, कंज्यूमर तो बेसिकली देखा जाए तो बैंक से थोड़ी लोन ले रहा है, कंज्यूमर तो ये ऐप से लोन ले रहा है, ऐप के थ्रू ही तो लोन डॉक्यूमेंट जमा कर रहा है, ऐप के पास सब कुछ है। ये बैंक तो पीछे हिडन रूप में काम कर रहा है। तो फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट ये है, इसलिए इसकी गारंटी बनती है कुछ पैसा देने की। तो आरबीआई ने कल डिसाइड कर दिया कि 5% तक इसकी गारंटी होगी। इसी को कहते हैं परमिट फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी, इसको परमिशन दे दी कल आरबीआई ने। 2022 में आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग से रिलेटेड गाइडलाइन जारी की थी। बेसिकली जो ये FLDG सिद्धांत कहता है कि अरेंजमेंट बिटवीन फिनटेक एंड जो आरबीआई रजिस्टर्ड जो एंटरप्राइज संस्थाएं होती है, वेयर फिनटेक कंपनी कंपनसेट द RE टू ए सर्टेन एक्सटेंट इफ द बोरो डिफॉल्ट। भाई जो ये डिजिटल ऐप है, ये बैंक को कुछ भरपाई करेगी अगर वो ग्राहक क्या करेगा, डिफॉल्ट कर देगा। तो कितना तक करेगा? 5% तक करेगा। कल आरबीआई ने ये अपने अनाउंसमेंट में इसको स्पष्ट बता दिया। एक दोस्तों था ई-रूपी का, ई-रूपी नाम सुना? नहीं सुना? ये गांव है कोई जलावाड़ में, कोई पर्सन था ए, इसका बच्चा था एक्स, ठीक है। ये एक्स जी आए जयपुर पढ़ने, क्या करने? जयपुर पढ़ने आए। इनको कोचिंग में भी ज्वाइन करनी थी आरएस की, ठीक है। यहाँ लिए पिताजी से 1 लाख रुपए की, मुझे 1 लाख रुपए दे दो मैं पिछले, लेकिन यहाँ पे गए, कोचिंग ज्वाइन नहीं करी और 1 लाख अपने शौक में उड़ा दिया। ऐसे कई लोग देखे होंगे आपने, शौक में उड़ा दिया। ऐसे कई लोग देखे होंगे, कई लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि ऐसे गवर्नमेंट से ऐसे पैसे लेके ऐसे उड़ा दिया करते हैं। या फिर गवर्नमेंट ने आदमी को पैसा दिया, ये एक ही खाते में पैसे डाले अकाउंट में कि ये क्या करे, ये खाने पीने पर खर्च करे, खाने पीने पे, स्वास्थ्य पे खर्च करे, हेल्थ पे खर्च करे, इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ये साहब क्या कर रहे हैं? ये दारू पी रहे हैं उन पैसों का। तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज गवर्नमेंट ने ई-रूपी निकाला। ई-रूपी क्या है? बेसिकली क्या है? एक प्रीपेड वाउचर होता है, पहले से ही एक जमा वाउचर होता है। कैसे होता है? सपोज करो ये जलावाड़ की बात थी, ये ए था, इसको बच्चा एक्स पढ़ने जाना चाहता था जयपुर कोचिंग में वाई, ये वाई कोचिंग थी। तो ये ए क्या करे? इसको पैसा नहीं दे, ए जाए बैंक में, क्या करे कि मुझे क्या करो, 1 लाख का
इस वाई कोचिंग का वाउचर दे दो, ठीक है, वाई कोचिंग का वाउचर दे दो। अब ये वाउचर इसको एक्स को पकड़ा दो। अब एक्स की मजबूरी है कि जयपुर जाएगा ना, तो ये वाउचर कहाँ काम करेगा, केवल उस कोचिंग की फीस भरने में काम कर सकता है, और फालतू के खर्चे में ये नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से मजा आया नहीं आया। तो दोस्तों यही कंसेप्ट कहता है ई रूपी का, यही कंसेप्ट कहलाता है कि भाई गवर्नमेंट, कई बार गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, वो अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, जो सर गवर्नमेंट होती है सेंट्रल या स्टेट, ये क्या करते हैं, जनता को, पब्लिक को कुछ बेनिफिट देना चाहती है। सपोज करो ये गेहूं का देना चाहती है, लेकिन है ना, अगर पैसा खाते में डाल दो, जैसे पीडीएस में गेहूं देती है 2 रुपये किलो, अगर पैसा दोगे खाते में तब तो क्या करेगा, आदमी उठा देगा। लेकिन ई रुपये का कूपन दे दो तो केवल गेहूं में चलेगा। या फिर गवर्नमेंट जैसे पब्लिक को क्या चाहती है, स्कॉलरशिप दे रही है, सपोज करो स्कॉलरशिप, अगर उसके खाते में पैसा जमा कर दिया आपने 1 लाख रुपए, तो हो सकता है वो कहीं और काम में खर्च कर दे, लेकिन उसकी बजाय 1 लाख का क्या करो, वाउचर दे दो। ये वाउचर लो प्रीपेड, अब ये केवल क्या काम होगा, इससे केवल फीस भर सकते हैं। तो ये मजा आया नहीं आया, तो ये मजा आने के लिए भारत सरकार ने ई रूपी जारी किया था। ई रूपी बेसिकली क्या होता है, एक वाउचर होता है जो प्रीपेड होता है, मतलब पहले से इसमें पैसे भरे हुए होते हैं, केवल दिखाना रहता है। प्रीपेड वाउचर होता है। बेसिकली इसको जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, आप सब जानते होंगे एनपीसीआई को, इस एनपीसीआई ने जारी किया था। इसके माध्यम से क्या होता है, पहले से पेमेंट होता है, ये भारत सरकार इसको जारी करा सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो स्टेट गवर्नमेंट है ये करा सकते हैं। साथ में कुछ सीमित मात्रा में कोई बड़ी कंपनियां होती है, मल्टीनेशनल कंपनी कहीं अपने जो एम्प्लॉय को कई सारी सुविधा देती है, तो उसके लिए कर सकती है। जैसे वो चाहती है कि कोई कंपनी चाहती है कि उसका एम्प्लॉय क्या करे, जिम ज्वाइन करे, तो जिम का उसको है ना वाउचर बना के दे सकती है, भाई ये वाउचर लो, तुमको फीस लेंगे तो फीस तो खाते में आ गई, तो वो और जगह खर्च कर सकता है। लेकिन अगर उसको जिम का वाउचर बना के दे दिया तो जिम में ही चलेगा। तो कुछ सिलेक्टेड एक लिमिटेड कॉर्पोरेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां ये ज्वाइन करा सकती थी। किसके माध्यम से, केवल बैंक ज्वाइन कर सकते थे। ये सब कंपनी कहाँ जाएगी, बैंक में जाएगी, भाई ये काम है हमारा, तो उस काम के लिए बैंक ये वाउचर जारी कर सकता है। लेकिन कल क्या घोषणा करी, कल कुछ रिफॉर्म किया था कि बैंक ही नहीं, बैंक के अलावा जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कई सारे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट चलते हैं भारत में, जैसे कि पेटीएम वगैरह, पेटीएम है फ्री रिचार्ज होता है, पेटीएम फ्री रिचार्ज, ऐसे कई सारे भारत में प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। इनको भी अधिकार दिया गया ताकि इसकी रीच और बढ़े। केवल बैंक ही क्यों, बाकी संस्थाओं को भी आप अधिकार दो कि वो भी ई रूपी वाउचर जारी कर सके। तो गवर्नमेंट ने कल ये घोषणा कर दी कि भाई कि बैंक के अलावा जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है वो भी इसको जारी कर सकते। साथ में केवल सरकारी क्यों, इंडिविजुअल आदमी को भी जरूरत पड़ती है, तो इंडिविजुअल व्यक्ति भी क्या कर सकता है, इंडिविजुअल व्यक्ति भी अपने लिए ई रूपी का वाउचर जारी करवा सकता है बैंक या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। तो कल 2 रिफॉर्म किए गए। पहले तो केवल 3 कैटेगरी थी, अब इसमें इंडिविजुअल कैटेगरी को भी जोड़ दिया, मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति भी अपने नाम पे किसी और के नाम पे ये ई रूपी वाउचर जारी करवा सकता है। साथ में बैंक के साथ में प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को भी जोड़ दिया कि ये भी ई रूपी जारी कर सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, इतनी बात तो डिटेल में पढ़ाई काफ़ी। बैंक्स के अलावा अन्य जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी जारी कर सकेंगे ई रूपी को। अगस्त 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। किसने किया था, एनपीसीआई ने किया था। ये यूपीआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। बेसिकली यूपीआई पे हम आप सब इस्तेमाल करते हैं, फोन पे वगैरह, उसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। पर्पज स्पेसिफिक होता है, जिस काम के लिए जारी होता है उसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मान लो कोई एजुकेशन के फीस के लिए होगी तो फीस के लिए वो काम आएगा, और काम के लिए उसको नहीं ले सकते। इशूड फॉर गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लिमिटेड कॉर्पोरेशन के लिए। अब इस बार में क्या रिफॉर्म किया गया कि इंडिविजुअल भी जारी कर सकते हैं, इंडिविजुअल के लिए भी जारी कर सकते हैं, केवल गवर्नमेंट के लिए ही नहीं। एक बैंक रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड, भाई यहाँ इंडिया से कई लोग फॉरेन में घूमने जाते हैं, यूएसए गए, चाइना गए, तो वहाँ पर क्या होता है, फॉरेन का घूमने में कई सारे पैसे की कमी पड़ती है, कई जो लोकल करेंसी होती है फॉरेक्स डॉलर वगैरह, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए अब क्या करेंगे, बैंक क्या करेंगे, जो इंडियन बैंक है वो क्या करेंगे, एक प्रीपेड मतलब पहले से जमा एक फॉरेक्स कार्ड जारी कर सकेंगे। फॉरेक्स कार्ड जैसे पहले से मान लो समझ करो $200 का बना बनाया प्रीपेड कार्ड जारी कर दिया। अब आप आराम से $200 तक वहाँ पर फॉरेन में जाके उसे शॉपिंग करो, कुछ भी काम कर सकते हो। तो ये कोई खास बात नहीं है ऐसी, लेकिन ठीक है, कल अनाउंस किया तो अब मैंने इसको आपको बता दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।